नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे की मार। गौरव आज बहुत खुश था क्योंकि वह पूरे 5 साल बाद अपने देश इंडिया वापस आ रहा था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब उसकी नौकरी भी अपने देश भारत में ही लग रही थी। उसने अपने दादा दादी से वीडियो कॉल पर बात की थी। उसके दादा उसको बार बार बोल रहे थे, बेटा अपने माँ बाप का नाम रोशन करना और बहुत अच्छे से पढ़ना, अपनी दादी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। एक हफ्ते के बाद जब उसे पता चला कि उसके दादाजी नहीं रहे और इंडिया भी नहीं जा रहा सकता था क्योंकि उसे टाइम उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, गौरव पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। बार बार अपने दादाजी की बातें उसे परेशान कर रही थी। गौरव के माता पिता का उसके भी विदेश जाने से 2 साल पहले दुर्घटना में देहांत हो गया था। गौरव के पिताजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनका हमेशा से सपना था कि गौरव भी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने। अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के बाद वह इंडिया वापस आ रहा था। अब वह बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था। वह रास्ते में यही सोच सोच कर खुश हो रहा था, जब उसकी दादी माँ को यह बात बताऊंगा तो मेरी दादी माँ सुनकर कितनी खुश हो जाएगी। यही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। माँ मेरी जॉब अब यहीं पर लग गई है, यह बताकर मैं दादी को खुश कर दूंगा। यही सोचते सोचते गौरव अपने घर पहुंचा। उसने जैसे ही घर की डोरबेल बजाई, बहुत देर के बाद दरवाज़ा खुला। उसके भतीजे ने खोला। बच्चे उस समय हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। अपने चाचू को सामने देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बच्चे चाचू चाचू करते हुए उन्हें लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर गौरव की भाभी संध्या भी बाहर आ गई। गौरव को देखते ही संध्या के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। वह गौरव को देखकर बोली, अरे देवर जी, आप अचानक से बता दिया होता तो मैं आपके भैया को लेने के लिए एयरपोर्ट भेज देती, लेकिन आपने तो कहा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ साल विदेश में ही नौकरी करूंगा। हाँ भाभी, पहले तो मेरा यही मन था, लेकिन मेरा मन बदल गया है और मैंने सोचा कि अब मैं नौकरी अपने ही देश में करूंगा और अपने परिवार के साथ ही रहूंगा। और फिर मेरा अपने परिवार के बिना मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इंडिया में जॉब करने के लिए अप्लाई कर दिया है। आपका देवर यहीं रहेगा और देश की सेवा करेगा। यह सुनते ही संध्या को बहुत बड़ा झटका लगा। उसका सर चक्कर आने लगा था, यह सोचकर कि अब यह यहाँ रहेगा तो दादी के बारे में जरूर पूछेगा। तभी गौरव ने बोला, भाभी दादी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत आ रहा हूँ। मैं अभी दादी के कमरे में जाकर उनको सरप्राइज देकर आता हूँ। गौरव अपनी दादी के कमरे में गया। दादी माँ देखो, आपका पोता आपके पास वापस आ गया है। गौरव ने पूरा घर छान लिया, लेकिन उसे उसकी दादी कहीं दिखाई ही नहीं दी। जब पूरे घर में दादी नहीं दिखाई दी तो बेचैन होकर गौरव अपनी भाभी के पास गया। वह अपनी भाभी से पूछ ही रहा था कि तभी उसका भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसी ढूंढ रहे हैं? बड़ी दादी अब हमारे साथ नहीं रहती हैं। तभी गौरव गुस्से में अपनी भाभी संध्या की ओर देखते हुए बोला, भाभी यह अक्षत क्या बोल रहा है? तभी संध्या कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए बोली, अरे देवर जी, यह बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। संध्या हाथ बढ़ाते हुए कहा और अक्षत को आंख दिखाकर बाहर जाने के लिए बोला। गौरव ने फिर पूछा,
लेकिन भाभी, मैं दादी को पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन वह मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दी। तभी उसकी भाभी संध्या बोली, अरे देवर जी, आपको फोन पर बताया तो था कि आपकी दादी सहेलियों के संग 4 धाम की यात्रा पर गई है। पर यात्रा पर तो भाभी दादी 2 महीने पहले ही गई थी। अब तक उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। और कितने दिनों से दादी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई उनसे मेरी बात ही नहीं करवा रहा है। दादी का फ़ोन भी क्यों नहीं चल रहा है? अरे देवर जी, आप चिंता मत करिए। आप तो जानते ही हैं, पहाड़ों पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए दादी का फ़ोन नहीं लग रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले ही उनका फ़ोन आया था और वह कह रही थी अभी उन्हें 1 महीना और लग जाएगा और वह एकदम से ठीक ठाक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इतना कहकर संध्या रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई और गौरव थोड़ी देर के लिए अपने बाबूजी और माँ के कमरे में चला गया। वहाँ अपनी माँ और बाबूजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वह अपनी माँ और बाबूजी की तस्वीर से बातें करने लगा। देखिए माँ, बाबूजी, आज आपका बेटा आपका सपना पूरा करके अपने घर वापस आ गया है। आज आपका बेटा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है और देश सेवा के लिए विदेश की नौकरी छोड़कर अपने देश में ही नौकरी के लिए आ गया है। रोते रोते गौरव को वह दिन याद आ रहा था जब उसने अपने परिवार वालों को यह खबर सुनाई थी कि वह आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसका एडमिशन विदेश में बहुत बड़े कॉलेज में हो चुका है। यह सुनते ही उसके पिताजी ने पूरे स्कूल में मिठाइयाँ बांटी थी। वहीं दूसरी ओर उसके मन में अपने बेटे से दूर होने की पीड़ा भी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी और दादी माँ तो उसके विदेश जाने की बात सुनकर ही बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी और रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया था, क्योंकि बचपन से ही गौरव का अपनी दादी के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव था। गौरव बचपन से ही अपनी दादी माँ का लाडला था। उसे दादी के हाथों से खाना खाना, रात को अपनी दादी के संग कहानी सुनते हुए सोना और अपनी दादी के हाथ का गाजर का बना हुआ हलवा बहुत ही पसंद था। गौरव का एक बड़ा भाई है, सौरभ, जिसकी अपनी ज्वेलर्स की बहुत बड़ी दुकान है और संध्या गौरव के बड़े भाई सौरभ की पत्नी है। गौरव की माँ सविता देवी जी थोड़ी बीमार रहती थी, इसलिए उनसे घर के ज़्यादा काम नहीं हो पाते थे। संयुक्त परिवार होने की वजह से सभी मिलजुल कर ही काम कर लिया करते थे। गौरव की दादी ने कहा, बेटा, तुम अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। तुम्हारी माँ का ख्याल हम सब लोग मिलकर यहाँ रख लेंगे। और उन सब का आशीर्वाद लेकर गौरव ने खूब मन लगाकर विदेश में पढ़ाई की। अपने पार्ट टाइम जॉब से जो पैसा मिलता था उसका कुछ हिस्सा हर महीने वह अपने घर भेज दिया करता था और हर हफ्ते वीडियो कॉलिंग पर बात करता था। परंतु पिछले 2 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि उसकी दादी माँ से बात ही नहीं हो पा रही थी और घर वालों से पूछने पर हमेशा यही जवाब आता था कि दादी तो तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई है। बाबूजी की तस्वीर को निहारता जा रहा था। तभी उसकी भाभी संध्या कमरे में आ गई और बोली, देवर जी, खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया है, हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए आ जाइए। लेकिन गौरव अपनी दादी से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह लेकर आया था वह तो सारा उत्साह ठंडा पड़ गया था। इतने में उसकी भतीजा अक्षत उसके पास आया और बोला, चाचू, आप हमारे लिए विदेश से क्या लेकर आए हो? गौरव ने अपना बैग खोला और उसमें से बहुत सारे खिलौने, कपड़े, उन बच्चों को चॉकलेट वगैरह निकाल कर दे दिए। लेकिन गौरव को अपनी दादी के बिना घर काटने के लिए दौड़ रहा था। रात को जब उसका बड़ा भाई सौरभ दुकान से लौटकर वापस घर आया तो वह अपने छोटे भाई को देखकर चौंक गया। फिर दोनों भाइयों ने बैठकर आपस में खूब बातें की।
जब भी वह अपने बड़े भाई से अपनी दादी के बारे में कोई भी बात करता था तो सौरभ उस बात को घुमा फिरा दिया करता था और कुछ अजीब सा लग रहा था। यह दोनों दादी के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहते थे। जब भी गौरव दादी के बारे में कोई भी बात करता तो उसके भैया भाभी हड़बड़ा जाते थे। गौरव को अपने भैया भाभी के इस व्यवहार से कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। दूसरे दिन मोहन ने अपनी माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी लैब के लिए निकल गया। जैसे ही वह लैब के अंदर पहुंचा तो लैब के कर्मचारियों ने हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया। गौरव जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने माँ और बाबूजी की फ़ोटो तस्वीर पर लगे और उन्हें लगाई और उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, देखिए पिताजी, मैंने आज आपके सपने को पूरा कर दिखाया है। आज अपने देश की सेवा करने में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। शाम के समय जब गौरव लैब से मंदिर में गया तो वहां मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक बूढ़ी महिला को देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। उस बूढ़ी औरत को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जानी पहचानी सी लग रही थी। जगह जगह से उसकी साड़ी फटी हुई थी और वह फटी हुई साड़ी से अपना सर ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फटी हुई साड़ी से उसके सर के बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। वह बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा बीमार भी लग रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर गौरव दूर खड़ा बस उसे निहारता जा रहा था। गौरव उस बूढ़ी औरत के पास गया और उस बूढ़ी औरत को उठाया और अपनी कार से उसको बैठाकर अस्पताल ले गया और डॉक्टर से उसके टेस्ट वगैरह करने के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया। उस बूढ़ी औरत को देखकर मोहन को कुछ आकर्षण का महसूस हो रहा था। वह जैसे ही उस बूढ़ी औरत के पास उसका हालचाल पूछने के लिए जाने लगा तभी गौरव का फ़ोन बज उठा और गौरव फ़ोन पर कहने लगा और बात करते करते अस्पताल के हॉल में आ पहुंचा था। बात करते करते उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही किसी को चिल्लाते हुए सुना वह कुछ कह रहा हो। जैसे ही उसकी तरफ गया उसने देखा अस्पताल का एक कर्मचारी एक बूढ़ी महिला पर चिल्ला कर उसे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। तुम्हें और कोई काम तो है नहीं, कोई काम धंधा तो कर नहीं सकते, तुम लोग रोज यहाँ भीख मांगने आ जाते हो, तुम्हारे घर में कोई काम धंधा नहीं है क्या, अपने घर पर ही बैठ जाओ। गौरव को यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था और वह जैसे ही कर्मचारी की तरफ आगे बढ़ा तो वहाँ खड़ी भिखारी को देखकर उसे अपनी दादी की छवि नजर आने लगी और उसने मन ही मन सोचा, यह मेरी दादी कैसे हो सकती है। क्या सोचते सोचते ही वह उसके नज़दीक गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया था और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उस बूढ़ी औरत को देखकर गौरव के होश उड़ गए थे क्योंकि वह भिखारी और कोई नहीं गौरव की दादी माँ ही थी। उसकी दादी माँ की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। गौरव की दादी के हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा था और उनके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए और पैरों में टूटी फूटी सी चप्पल थी, बाल भी बिखरे हुए थे। अस्पताल के कर्मचारी उसे बार बार बुरा भला बोल रहे थे और कह रहे थे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। तभी गौरव के सब्र का बांध टूट चुका था और उसने अस्पताल के कर्मचारी पर चिल्लाते हुए कहा, तुम अपने घर पर भी क्या अपने से बड़ी औरतों और अपनी दादी से ऐसे ही बातें करते हो क्या। पुलिस के हवाले अब मैं तुम लोगों को करूँगा क्योंकि तुमने एक बूढ़ी औरत के साथ बदतमीजी से बात की है। फिर गौरव ने बोला, यह बूढ़ी औरत कोई और नहीं है, मेरी दादी माँ है और मैं आपके अस्पताल के पास की लैब में साइंटिस्ट हूँ। यह बात सुनकर अस्पताल के कर्मचारी गौरव की तरफ देखने लगे। तभी गौरव के मुंह से निकला, दादी माँ आप यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं।
आप तो 4 धाम की यात्रा पर गई हुई थी। अपने पोते की आवाज़ सुनकर बूढ़ी औरत ने अपना भीख मांगने वाला कटोरा बहुत दूर फेंक दिया और पोते को गले से लगाकर रोने लगी और उसे गले लगाकर सहलाने लगी, उसे प्यार करने लगी और बहुत सारा उसे आशीर्वाद भी दिया। गौरव भी अपनी दादी माँ को गले लगाकर रोने लगा और बोला, दादी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। गौरव फिर अपनी दादी को लेकर पास के होटल में गया। वहाँ पर उन्हें पहले हाथ मुंह धुलवाकर उन्हें जूस वगैरह पिलवाया और फिर उनके लिए नए कपड़े खरीदकर नए कपड़े पहनने को दिए। फिर गौरव ने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आप तो तीर्थ यात्रा के लिए गई थी, फिर आप यहाँ कैसे आ गई? आज आप मुझे कुछ मत छिपाना, सब कुछ बता दीजिए। अपने पोते की यह बात सुनकर वह उसको सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई थी। फिर आप यहाँ कैसे आ गई? आज आप मुझसे सब सच बता दीजिए। घर पर भैया भाभी को बोल रहे थे कि आप अपनी पड़ोसियों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हो, आपका फ़ोन भी बंद था। मैं यहाँ आपको सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन फिर दादी माँ ने गौरव को एक बार फिर गले से लगा लिया और सारी बात बताने लगी। उन्होंने गौरव से कहा, तेरे बड़े भाई सौरव ने तेरी दादी के पूरे कारोबार, ज्वेलर्स की दुकान और भी जो भी कुछ काम तेरे दादाजी करते थे, सबको अपने कब्जे में ले लिया है। तेरे दादाजी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और मकान बनाने में लगा दी थी। उनकी मौत के बाद मेरी दवाइयाँ और मेरे ज़रूरत के काम के लिए जब भी पैसे चाहिए होते थे, तो तेरे भाई भाभी मुझे 10 रुपए भी नहीं देते थे। तेरी भाभी शॉपिंग में, किट्टी पार्टी में और अपने घर में जो भी फंक्शन होते थे, सब में अपने रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाकर मज़े में खूब खर्च करती थी। लेकिन अगर मैं दवाई के लिए बोल देती तो घर को सर पर उठा लिया करती थी और कहती थी, तुम्हारे खर्च ही पूरे नहीं होते, तुम इतना दवाई खाकर कहाँ जाओगी। जब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया तो उन्होंने मुझे खर्चा बताकर मेरा मोबाइल ठीक नहीं करवाया। तो बेटा बताओ, मैं तुमसे कैसे बात कर पाती। धीरे धीरे तेरी भाभी ने मुझे खाना देने से भी मना कर दिया था। वह बोलने लगी, अगर घर का काम करोगी तो खाना मिलेगा, नहीं तो सौरव और बच्चों को खाना बना कर दूंगी। उसके बाद वह अपने लिए खाना बनाने लगी। जब मैं काम करना शुरू किया घर का, तो वह सारा काम मुझसे ही करवाने लगी। घर का झाड़ू पोछा सब कुछ मुझसे ही करवाने लगी थी। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। एक दिन जब तेरी भाभी मुझे यह कह रही थी और आंगन में काम कर रही थी, मैं जल्दी से अपने लिए चाय बना ली और जल्दी जल्दी पी ली। उससे मेरे मुंह में छाले पड़ गए। जब मेरे मुंह में छाले पड़ गए तो मुझे ठंडा और बासी खाना खाया नहीं जा रहा था। एक दिन मैंने अपने लिए खिचड़ी बना ली। उसके बाद तेरी भाभी ने धक्का देकर रसोई घर से मुझे बाहर निकाल दिया और कमरे में बंद कर दिया और बोली, क्या आप यहाँ पड़ी रहो, तुम्हारी जीभ ज़्यादा चटोरी हो गई है। मैंने बोला, बहू, मेरे मुंह में ठंडा खाना और गरम खाना लगता है, इसलिए मैंने खिचड़ी बना ली थी। उसने फिर भी मेरी एक ना सुनी और बोलने लगी, तुम अगर ज़्यादा चीखोगी चिल्लाओगी, तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम मेरी छाती पर एक सांप बनकर बैठी हो। यह कहते ही दादी की आंखों से आंसू बहने लगे थे और फिर बोली, बेटा, कभी तो ऐसा होता था, मैं पूरा दिन गिलास में ही पानी पीकर अपनी तसल्ली कर लेती थी। एक दिन मैंने संध्या को बोला, बहू, आज मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खिचड़ी मांगने पर बहू ने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया था और बोली, कोई काम धंधा तो है नहीं, बैठी बैठी ऑर्डर चलाती रहती हो। तुम्हारी नौकरानी थोड़ा ही हूँ मैं जो
तुम्हारी सारी डिमांड को पूरा करती रहूँगी। गौरव ने कुछ रुकने के बाद फिर दादी माँ से पूछा, दादी और कुछ बताओ, और क्या क्या हुआ था आपके साथ? क्या भैया का व्यवहार भी ऐसा ही था? दादी माँ बोली, बेटा एक दिन की बात है। बहू सौरभ से बोली, अब मुझे तुम्हारी माँ की सेवा नहीं होती, आप इसे वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते? बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि सौरभ अब बहू के मुंह पर 2-4 चांटे झड़ देगा। क्या यह मेरी दादी माँ है? इन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, आप उनके बारे में ऐसे बोल कैसे सकती हो? लेकिन बेटा मैं यह देखकर हैरान हो गई थी कि सौरभ बहू की सारी बातें ही सही मान रहा था। जैसा बहू कहती थी सौरभ ऐसा ही करता था। मैं अपनी शिकायत किससे करती? एक दिन सौरभ मेरे पास आया और कहने लगा, दादी मैं आपके इलाज के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपके बारे में उसको सब बताया है, तो उसने मिलने के लिए बुलाया है। हम कल सुबह उससे मिलने के लिए जाएंगे। आपके कुछ टेस्ट करेगा और इस काम में हो सकता है 3-4 दिन का समय लग जाए। आप अपने साथ अपने कुछ कपड़े, ज़रूरत का सामान रख लेना। बेटा फिर मैं सौरभ की बात सुनकर बहुत खुश हुई और मन ही मन उसे आशीर्वाद देकर सोचने लगी, मेरा पोता कितना अच्छा है, मुझ पर रहम आ गया है और वह मुझे अपने दोस्त डॉक्टर के पास ले जा रहा है। उसका दोस्त भी मेरा पोता ही है, वह मेरा इलाज बहुत अच्छे से करेगा। यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और अपना बैग उठा लिया। अगले दिन सुबह सौरभ बहू के साथ कमरे में आया और मेरा सामान उठाकर कार में रखने लगा और फिर हम डॉक्टर को दिखाने के लिए लखनऊ के लिए चल पड़े थे। सौरभ ने गाड़ी को एक अस्पताल के सामने लगाया और उतरकर अस्पताल के अंदर गया। कुछ देर बाद वापस आकर बोला, दादी माँ आप अभी यहाँ पर बैठ जाइए, अभी टाइम लगेगा, हम कुछ देर मंदिर जाकर आते हैं। कुछ ही दूरी पर मंदिर था, हम वहाँ पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद संध्या बहू बोली, दादी माँ के लिए कुछ खाने को ले आते हैं। मैंने कहा बहुत भूख लगी है और डॉक्टर से भी बात कर लेंगे। सौरभ ने बोला, दादी माँ यहाँ अकेली कैसे रहेंगी, तुम चली जाओ, मैं दादी माँ के पास रुक जाऊँगा। लेकिन बहू ने बोला, मुझे यहाँ का रास्ता मालूम नहीं है। तो फिर सौरभ मुझे बोलने लगा, दादी माँ आप ही बैठिए, हम यहीं पर आपके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। इतना बोलकर वह दोनों वहाँ से चले गए। दोपहर से शाम हो गई लेकिन वह दोनों अभी तक नहीं आई। मैं आने जाने वाले लोगों से अपने पोते के बारे में पूछ रही थी। घबराकर और बेचैनी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। जब मुझे होश आया तो काफ़ी रात हो चुकी थी और मैं वहीं बेंच पर लेटी हुई थी। फिर मुझे समझते देर न लगी कि वह दोनों मुझे डॉक्टर के बहाने यहाँ भीख मांगने के लिए छोड़ गए हैं। सुबह के समय लोग मंदिर में आ रहे थे तो कोई मुझे 10 रुपये देता तो कोई खाने का सामान दे देता था, जिससे मैं अपना पेट भर लेती थी। बेटा तेरे भाई भाभी ने मुझे इतने बड़े शहर में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। तेरे भाई सौरभ को संध्या ने जो तेरे भाई ने उसे साबित करने को कहा था। अपने भाई भाभी की ऐसी करतूत सुनकर गौरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वह बोली, बेटा तेरे भाई को बेसहारा छोड़ने से पहले जरा सा भी तरस नहीं आया। दादी माँ गौरव के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रो रही थी कि आखिर हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी। अरे तुम्हारे पापा के जाने के बाद भी हमने तुम दोनों बच्चों को इतना सम्मान और प्यार दिया और तुम्हें तुम्हारे दादू ने तो उस घर को खरीदने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। बेटा अब ना हमारे पास पैसे थे और ना ही घर, बस तेरे दादाजी की दी हुई एक गले में सोने की चैन थी, चैन पहनी हुई थी। एक भिखारी ने जब मुझे रोता हुआ देखा और पूछा, माँ जी मैं देख रहा हूँ आप यहाँ सुबह से बैठी रो रही हैं, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? मैंने
उसको सारी घटना बताई तो उसने बोला, माँ जी आप चिंता मत करो, यहाँ पर तो रोज का यही काम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बेटा अब मैं क्या करूँगी? तो उसने मुझसे कहा, माँ जी अगर मैं आपको एक सलाह दूँ, अगर आपको सही लगे तो उसे मान लेना। आप यहाँ मंदिर के सामने बैठ जाओ और भीख मांगेंगे तो आपके यहाँ रहने के लिए मंदिर की तरफ से एक क्वार्टर मिल जाएगा, जहाँ पर गरीब और बेसहारा लोग रहते हैं, जिससे आपको भीख के साथ साथ रहने की भी बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे उसकी बात सही लगी तो उसकी बात मान ली और मंदिर के सामने भीख मांगने लगी और मंदिर में लोगों के लिए बने क्वार्टर में रहने लगी। मैंने अपनी चैन बेचकर दवाइयों का इंतजाम भी कर लिया था। बेटा इतना लाचार मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। कहते कहते दादी माँ बेहोश हो गई थी। दादी की ऐसी हालत देखकर गौरव घबरा गया। फिर उसने बोला, थोड़ा दादी आप पानी पी लीजिए। दादी माँ होश में आ गई। दादी के होश में आते ही गौरव ने दादी को कसकर गले से लगा लिया और कहने लगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर गौरव ने दादी माँ के लिए दोबारा जूस और फल मंगवाए और बोला, दादी माँ आपको ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी, आप उठा चुकी हैं, वो अब तकलीफ़ उठाने की बारी भैया और भाभी की है। गौरव गुस्से में लाल हो रहा था। गौरव ने दादी से कहा, दादी अब आप कभी चिंता मत करिए, अब आपकी पूरी उम्र मैं सेवा करूँगा। दादी माँ अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर दादी माँ थोड़ी डर गई, क्योंकि वह इस घर में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता था। उनके अंदर और अपमान सहने की हिम्मत नहीं थी। तभी गौरव बोला, दादी माँ आप डरिए मत, मैं आपको वहाँ नहीं ले जाऊँगा। अगर किसी को घर छोड़कर जाना है तो वह लोग जाएंगे, आप नहीं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। तभी गौरव अपनी दादी माँ को गाड़ी में बैठाकर घर की ओर ले गया। लेकिन अपने भैया भाभी को सबक सिखाने के इरादे से गौरव ने पहले रिश्तेदार और पड़ोसियों को फ़ोन करके घर पर बुला लिया था और उन्हें फ़ोन पर ही सारी बात बता दी थी। जब सब लोग घर पहुँच गए तो उन्होंने घर पर जाकर देखा, उनके घर में गौरव की भाभी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। संध्या और सौरभ ने अपने दोस्तों के साथ तेज आवाज़ में म्यूजिक बजा रखा था, उसे बंद कर दिया तो गुस्से में गौरव की भाभी संध्या ने कहा, गौरव तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, म्यूजिक क्यों बंद किया? तभी गौरव ने कहा, मैं आप लोगों के सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पहले मुझे यह बताइए कि मेरी दादी माँ कहाँ पर हैं? तभी बड़ा भाई बोला, तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं, दादी तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई है। गौरव ने दोबारा गुस्से से पूछा, भैया भाभी मुझे सच बताओ, दादी माँ कहाँ है? अब गौरव के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने सारे रिश्तेदार और पड़ोसियों को अंदर आने के लिए बोला तो गौरव ने सबके सामने एक बार फिर से पूछा कि बता दो दादी माँ कहाँ है। उसके बाद वह भैया और भाभी पर चिल्लाने लगा और बोलने लगा, तीर्थ यात्रा पर गई है, भाभी कह रही है कि हरिद्वार गई है, बोल रहे हो। इतना सुनकर उसका बड़ा भाई गौरव घबरा गया। गौरव ने फिर बोला, तुम सच बता दो कि तुमने उनको धोखे से घर से बाहर फेंक दिया। गौरव ने अपनी दादी को आवाज़ लगाकर घर के अंदर बुला लिया। अपनी दादी को देखते ही गौरव और संध्या के पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी, मानो उनके ऊपर किसी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। घर में घुसते ही दादी माँ ने सौरभ की गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर में उपस्थित सभी मेहमान यह नज़ारा देख रहे थे। लोग अभी उनसे हंसकर बातें कर रहे थे और उनके संग पार्टी का आनंद ले रहे थे। वह लोग अब उन्हें घिनौनी भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी सौरव के एक दोस्त ने कहा, अरे यार, मुझे ऐसी उम्मीद तुझसे बिल्कुल भी नहीं थी। दादी ने तेरे लिए सब कुछ किया, तूने इस दादी माँ को ही घर से बेदखल कर दिया। तूने अपना नसीब अपने ही हाथों से खराब कर लिया। नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा दोस्त।
तो बड़ों का आदर और सम्मान भी करना नहीं जान सकता। यह कहकर सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद रिश्तेदार और पड़ोसी गौरव ने फ़ोन करके बुलाए थे। उन सबको बैठाया और सौरभ उनकी पत्नी की सारी हरकतें बताकर उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए बोला। इसके बाद सौरभ और उसकी पत्नी दादी माँ के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने लगे और बोलने लगे, हमें माफ़ कर दो दादी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हम पर नहीं तो हमारे बच्चों पर ही रहम करो, हमें इसी घर में रहने दो। फिर गौरव बोला, तुम्हें इस घर में रहने की परमिशन नहीं है क्योंकि तुमने दादी के साथ बहुत ही शर्मनाक हरकत की है जो माफ़ी के लायक नहीं है। और उनको बोला, भैया भाभी आप इज्जत से घर से निकल जाइए, नहीं तो मैं धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। यह घर मेरे दादा और दादी का है, तुम्हारी इस पर कोई हक नहीं है। इतना सुनने के बाद संध्या ने दादी के पैर पकड़कर कहा, दादी माँ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ रहेंगे। तभी दादी माँ बोली, आज से मेरा सिर्फ एक ही पोता है, उसका नाम गौरव है। फिर गौरव ने सभी रिश्तेदार पड़ोसियों से कहा, आप जो भी निर्णय करेंगे सभी सर्वमान्य होगा। फिर सभी मेहमानों ने एक साथ सलाह करके सौरव और उसकी पत्नी संध्या को उनकी हरकतों की वजह से घर से निकलने के लिए बोला और ज्वेलरी की शॉप और जो भी कारोबार गौरव के दादाजी का ही था वह भी वापस करने के लिए बोला। तभी सौरव खाली हाथ घर से निकाल दिया गया। उसका कारोबार भी बंद हो चुका था। अब जैसा उसने अपनी दादी के साथ किया था बिल्कुल वैसा ही उसके साथ हो रहा था। माँ के साथ उसने धोखा किया था, वह भी अब उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया था। अब उस घर में गौरव और सरस्वती जी खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन बाद सरस्वती जी ने गौरव की शादी एक सुंदर सी लड़की के साथ कर दी। अब गौरव की पत्नी वंदना सरस्वती जी की खूब अच्छे से सेवा करती थी। अब सरस्वती जी गौरव और उसकी पत्नी वंदना के साथ खुशी खुशी अपना जीवन अच्छे से बिता रही थी और उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। और जो अपने माता पिता की इस तरह सेवा करेगा उसे भगवान भी हमेशा ही खुश रखेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।